सर यहाँ पर सर स्माइल देखिए। हाँ भाई सर यहाँ पे लुकिए सर सेंटर ओके सर यहाँ पर एकदम सामने ये सर यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे है ना ओके लुक सर मनोज भाई यहाँ पे देखिए सर आइए सर यहाँ सेंटर में देख लीजिए एक बार। हाँ यहाँ देखिए गाड़ी का भी हाँ जी सर यहाँ से अजर को भी नहीं बुलाया आज मैं आज इवेंट पे आने की गलती कर इधर देखिए कौन है मैम सेंटर में देखिए मैम देखिए ना अरे पहले उधर का तो होने दे ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पे हिला मत खड़ा है साइड में बोल रहा है सेंटर में देखिए मैम सेंटर में अरे हिलाम मत रे सदाब क्या कर रहा है सेंटर 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 मैम इधर इधर वेरी नाइस। अरे अंदर आओगे हाँ तो कैमरा लेके आ जाओ बाहर। यहाँ देखो सब कैमरा मैन खड़े हैं दिखाई नहीं दो। हाँ तो आप शूट करो पीछे हाँ भाई बहुत वाइड है ना और सर हाँ बस उनको क्यों बोल रहे ये हीरो पीछे आ सब लोग फॉर्मेट पर है ना ब्लैक अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट या एवरीवन हियर इन द आज भी वही हाल है आज भी वही है So we have the entire team first visuals, then we go to पूरा टीम आ जाए पूरा टीम आ जाए हाँ ये दूर की वजह से we'll go in for the Only because of this man, we are all here, we've all gathered here. And sir, what a fantastic journey. This film is finally releasing on 30th of August. And The Diary of West Bengal. थैंक यू
और इसी के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा वो इंसान जिन्होंने बहुत मेहनत की है। इनके जो रिसर्च करने के तरीके हैं वो सुनने के बाद, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को जानने के बाद यू विल हैव गूज़बम्प्स। प्लीज वेलकम द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी। जोरदार तालियों के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर साहब, कैप्टन ऑफ द शिप सनोज मिश्रा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज़ विराजमान हो जाएं। और इसी के साथ फिल्म की जान जो रहती है फिल्म के हीरो और हीरोइन, दिस हैंडसम हंक लेडीज एंड जेंटलमैन इज राइट हियर, जिनको आपने सभी गानों में देखा, एंड हु इज गोना बी प्रोबब्ली द नेक्स्ट वायरल गाय, यशर मारवा। जोरदार तालियां फॉर द हीरो ऑफ दिस फिल्म, माय ब्रदर, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, फाइनली द डे इज राइट हियर। यशर मारवा लेडीज एंड जेंटलमैन। और इसी के साथ सबसे खूबसूरत मोहतरमा जो आप सबने यहाँ पे देखा है, शी इज ऑफ कोर्स, इन्होंने पिक्चर में गानों में 4 चांद लगा दिए हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगा आशीन मेहता को। क्या बात है, जोरदार तालियां इस खूबसूरत हीरोइन, इस एक्ट्रेस, इस अभिनेत्री के लिए। और माशाल्लाह जो किस किरदार में आप ढली हैं, आज पहचाना लोगों को मुश्किल हो रहा है कि ये वही आशीन है। सो जोरदार तालियां प्लीज़ हमारी सभी कास्ट एंड क्रू के लिए जिनकी वजह से हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जितेंद्र सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। फाइनली दिस प्रोजेक्ट इज़ हैपनिंग, इट्स रिलीजिंग ऑन 30 अगस्त 2024 एंड बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत आपने इस प्रोजेक्ट के लिए की है। फिल्म मेकिंग में सनोज जी बताएंगे कितने बैक बिहाइंड द सीन मेहनत की है, मगर सर जब प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ और आज जब ये प्रोजेक्ट जो है रिलीज की कगार पे है, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? प्लीज शेयर एवरीथिंग अबाउट इट। शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो अपना एक कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में आए। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है। 8 अक्टूबर 2001 में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सिराजगंज एक जगह है, वहाँ एक घटना घटी और वो दबा दी गई। लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे मीडियाज ने और छोटे लोकल न्यूज़पेपर्स ने उसको वायरल किया, तो वो दुनिया की एक दर्दनाक घटना थी। एक अनिल चंद्र का परिवार था सिराजगंज में और उस पर एकाएकी कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों ने हमला किया काफिर कहकर, और उनकी एक 14 साल की बेटी थी जिसका पूर्णिमा नाम था। उस 14 साल की बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया और वो ऐसा दर्दनाक बलात्कार था। आप सोचिए, एक मां के सामने 14 साल की बेटी के साथ में इस तरह की हैवानियत, और मां ने जो उस वक्त चिल्लाकर दर्द भरी आवाज उन दरिंदों को दी, वो पेपर की कटिंग बना और वही सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी मेरी बच्ची। ये बहुत दर्दनाक अल्फाज थे एक मां के लिए अपनी बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए। और उस घटना ने बांग्लादेश सहित जहां जहां वो चीज वायरल हुई उसको झंझोड़ के रख दिया। और इस घटना का जिक्र तस्लीमा नसीम जी ने अपनी किताब लज्जा में भी किया, और उस किताब की ही वजह से कट्टरपंथियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने तस्लीमा नसीम को बांग्लादेश में रहने नहीं दिया। वो अपनी जान बचाकर भागी, क्योंकि उस घटना का उन्हीं ने पूरा विवरण जो था वो अपनी किताब में किया था। हमारी फिल्म की स्टोरी यहीं से शुरू होती है और उसमें से एक लड़की उसी परिवार की जो वहां से बच जाती है, वो हिंदुस्तान आती है ये मानते हुए
कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक ये सुरक्षित स्थान है, वो जाएगी और इस घटना के लिए यहाँ के देश के प्रधानमंत्री से मिलेगी और ह्यूमन राइट्स से मिलेगी और अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ में वो रोहिंग्यास जो वहाँ पर इल्लीगल थे, एक रोहिंग्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। और ये घुसपैठिए जो हमारे के यहाँ आते हैं, ये पूरे देश में फैल जाते हैं, हमारे आपके बीच में फैल जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ जिहाद है, गजवाए हिंद है। ये अपने मकसद के तहत आते हैं। लेकिन खेद के साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल की हुकूमत जो उनके लिए भारत में घुसपैठ करने के रास्ते खोलती है और खाली रास्ते न खोलते हुए उनके लिए हिंदुस्तानी फर्जी आईडीज भी बनवाती है और आईडीज बनवाकर उनकी पहचान बनवाकर उनको देश में जगह जगह इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी फिल्म का। देखिए, इससे पहले भी हमने राम की जन्मभूमि बनाई, उसमें हमने अयोध्या के इशू को उठाया। और ये द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रोहिंग्या कट्टरपंथियों की उस साजिश को बेनकाब करती है, उनकी घुसपैठ को हमने दिखाया है बगैर पश्चिम बंगाल की हुकूमत से डरे हुए। क्योंकि अगर रोहिंग्या की बात आएगी तो ममता बनर्जी की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि मौजूदा हाल में इस वक्त ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की हुकूमत की सरबराह है। तो हमने बगैर डरे इस फिल्म में उन सारे पहलुओं के ऊपर से पर्दा उठाया है और किस तरह से उस लड़की की जर्नी है, कैसे रोहिंग्याज उसको परेशान करते हैं और बंगाल के हालात इस वक्त क्या है और पहले क्या थे और किस तरह बंगाल के हालात कभी अच्छे नहीं हुए। हमेशा से वहां आज जिहादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है पश्चिम बंगाल। वहां की मुख्यमंत्री के संरक्षण में, उनकी सपोर्ट से वहां बड़ी बड़ी आबादियां बसी हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक के चलते अगर पश्चिम बंगाल की हुकूमत पूरे देश को खतरे में डाल रही है तो इन सारी चीज़ों से पर्दा उठाना बेहद ज़रूरी था। इसलिए इस मिशन को हम लेकर आगे बढ़े। सनोज भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी इसमें इनकी मेहनत है, इनकी रिसर्च है, क्योंकि हर जगह इनका जाना, सारी ह्यूमन राइट्स से सारे कलेक्शंस करना, फिर स्टोरी तैयार करना, फिर लिखना, ये बहुत बड़ा टास्क था जो सनोज मिश्रा डायरेक्टर जो हमारी फिल्म के उन्हीं ने कबूल किया। और 30 अगस्त को हम ये फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं फाइनली। और पूरा देश रोहिंग्यास के इशू को जानना चाहता है। पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज हिंदू जो बहुसंख्यक है वो पश्चिम बंगाल छोड़ने पर आमादा हो रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि उनके साथ ऐसा जुल्म, जाति भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारी फिल्म को सेंसर भी मिल चुका है। हमारी फिल्म में जितने आर्टिस्ट ने कैरेक्टर निभाए हैं वो सारे कैरेक्टर अपने में अनमोल हैं। उन्हीं ने उस दर्द को समझा है और अपने कैरेक्टरों में उसको उभारने की कोशिश की है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पूरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की असलियत क्या है। पूरा देश जानना चाहता है ममता बनर्जी की फोटो की राजनीति क्या है, जिसमें पूरा देश खतरे में कभी न कभी पड़ सकता है। रोहिंग्या जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है और इस्लामिक जिहाद क्या है, इस पर से हमने बखूबी पर्दा उठाया है। मैं
फिर आप लोगों का एक शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने एंकर साहब से कहता हूं कि वो आगे की प्रोसीडिंग शुरू करें। शुक्रिया। पहली बात तो धन्यवाद जितेंद्र सर, जो कहानी आपने हमारे साथ साझा की है, मतलब सच में वो रूह दहलाने वाली कहानी है। और ये सुनने के बाद हम सब वेट नहीं कर पा रहे हैं 30 अगस्त की, जब ये फिल्म सच में बड़े पर्दे पे आएगी। आई एम श्योर वी ऑल आर इक्वली एक्साइटेड टू सी दिस स्टोरी, दिस नैरेटिव ऑन 70mm। इसी के साथ एक और कहानी जो है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह काम जाएगी, बिकॉज क्या कुछ फेस किया है यहाँ पे हमारे सॉरी ये सब हमारे हवा का झोंका बीच में आ रहा है, मगर जो कुछ फेस किया यहाँ पे और जो स्ट्रगल्स रही है व्हाइल फिल्मिंग द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बताएंगे कैप्टन ऑफ द शिप द डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी सर। क्योंकि जो कहानी आपने हमें सुनाई है वो सुनने के बाद सच में किसी की भी रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी, सभी का अभिनंदन है और आपको धन्यवाद सर। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया, सबको बताया, मेरे बड़े भैया श्री वसीम रिजवी साहब, जिनके बारे में दो ही शब्द कहना चाहूँगा कि मैं इनको यही मानता हूँ कि दुनिया में सबसे सच बोलने वाले इकलौते इंसान हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों, तमाम दबावों के बावजूद भी सच बोलना बंद नहीं किया। वो सच जो हर आदमी जानता है लेकिन बोल नहीं सकता, दुनिया के इकलौते इंसान है। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं अपने आप में। इन्होंने इतना त्याग किया है, इन्होंने इतना कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए और ख़ास तौर पे समाज के लिए। समाज किसी एक धर्म या विशेष जाति को लेकर नहीं कह सकते, समाज सबसे मिलकर बनता है और उस समाज की भलाई के लिए इन्होंने जो भी काम किए अभी तक, चाहे फिल्म के माध्यम से रहा हो, चाहे सोशल सर्विसेज के माध्यम से रहा हो, वैसा कोई दूसरा इंसान अभी तक धरती पे नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंसानियत की बात रखी कि इंसान को धर्म के बजाय इंसानियत से पहचाना जाए, और जो धर्म काट देने में, मार देने में, खून कर देने वाली बात करता है, उस धर्म के बारे में इन्होंने सबसे पहले सवालात उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम फिल्म पर आते हैं। खैर ये तो मैंने रिजवी साहब के बारे में चंद अल्फाज आपके सामने रखे। फिल्म की जो बातचीत रही उसमें हमारे लिए प्रेरणा भी भाई साहब ही थे। हमारी भाई साहब से बातचीत हुई और फिर चूँकि मैं पिछले 30-32 सालों से इंडस्ट्री में आप सब लोगों के बीच काम कर रहा हूँ और कई सारी फिल्में बनाई, सस्पेंस थ्रिलर, एक बंगले के अंदर जा रहे हैं लोग, मर रहे हैं बारी बारी से करके, ऐसी कई सारी फिल्में मैंने की। उसके बाद इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग उलझ गया। मुझे लगा ये तो भेड़ चाल है, इस भेड़ चाल से अलग निकल कर कुछ काम करना चाहिए मुझे, कुछ देश के लिए, समाज के लिए। पैसा वही लगता है, संसाधन वही लगते हैं, चीज़ें वही लगती हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही भीड़ में खड़े हो जाने वाली होती हैं। जहाँ पर हर साल 12,000 फिल्में बनती हैं, उसमें एक आपकी भी रहती है। इस मकसद को लेकर, और दूसरी बात है कि कुछ सिनेमा के माध्यम से ही सही मैं समाज के लिए और देश के लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो मैं गया हुआ था, सिलीगुड़ी फिल्म फेस्टिवल था, उसमें मुझे जज बतौर बुलाया गया था और वहाँ से फिर मुझे लोग घुमाने के लिए बॉर्डर साइड लेके गए और वहाँ के थोड़ा सिस्टम को मैंने समझा, कैसे लोग कहाँ से आना जाना होता है लोगों का। तो काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मुझे वहाँ हासिल हुई जो मैं सिर्फ मीडिया में रहकर या मुंबई में रहकर नहीं जान सकता था। और मैंने अपना आने का प्रोग्राम वहाँ कैंसिल कर दिया और मैं सिलीगुड़ी में रुक गया कई दिनों तक। काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ समझी, जो कि बॉर्डर वहाँ से कुछ 60-70 किलोमीटर की दूर था। तो किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और बॉर्डर एरिया में कितने ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो गई है, उनको सरकार किस तरह से बसाती है वहाँ पर, क्या उनको सुविधाएँ दी जाती है, किस लिए रखा जाता है। आने से सबसे पहले उनको वोटर ID हाथ में थमाई जाती है ताकि वो सबसे पहले वोट दें, और किसको वोट दें आप सबको पता है। तो ये जो सिस्टम चला है एक, जब मैं कह रहा हूँ देश का बंटवारा हो गया, अलग अलग हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए, तो हमारी देश की जो जनता है उसका संसाधन हमारे देश के लोगों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर घुसपैठियों की, जो घुसपैठिए बाहर से आते हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो बर्मा में लोगों को मारकर, सैनिकों को मारकर भाग रहे लोग वहाँ से, वो हमारे यहाँ शरण लेते हैं और सरकार उनको प्रशय देती है, सुविधाएँ देती है। और उस बीच में जो एक आम इंसान है, आम नागरिक कैसे पिसता है, वो हमारी फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के ज़रिए ज्वलंत मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है।
और मुझे लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोपोगंडा फिल्म है। जैसे लोग बोलते हैं प्रोपोगंडा पिक्चर एक और आ रही है, तो प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है। और अगर ये प्रोपोगंडा फिल्म है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी फिल्में ही हमेशा बननी चाहिए। अगर सच बोलने को प्रोपोगंडा कहा जाएगा तो ये प्रोपोगंडा चलता रहना चाहिए, और ये प्रोपोगंडा हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने घरों में ऐशो आराम के लिए निकल जाते हैं, सड़कों पर कोई नहीं उतरता। तो ये एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है पूरे देश के लिए, बंगाल के लिए, जो हमारी टीम ने सब ने मेहनत करके इसको आज रिलीज़ तक लेकर आए हैं। जब मैंने फिल्म शुरू की थी उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन में फिल्म रिलीज़ भी होगी, क्योंकि इतनी सारी मुश्किलें थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। अगर ये फिल्म कल को सफल रहेगी तो मैं ज़रूर आपसे वो बातें शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल अभी इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि फिल्म तो हमने बना दी है और फिल्म रिलीज़ होने के कगार पर आ गई है। 30 तारीख को रिलीज़ हो रही है फिल्म। अब ये फिल्म जनता जनार्दन तक कैसे पहुंचती है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम, हमारी टीम ने अपना काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी बेबाकी से किया है। इसके अलावा मेरे पास और अब शब्द नहीं है, क्योंकि ये बहुत भावुक पल है। धन्यवाद भाई, सब कुछ बोला। बखूबी सनोज जी ने बहुत ही बेहतरीन बात कही और बहुत गहरी बात कही है, और 30 अगस्त का आई एम श्योर हम सबको इंतज़ार है जो नैरेटिव आपने हमें दिया है। जी अभिनंदन जी, मैं चाहता हूं कि सनोज जी टीम के जो हमारे और कलाकार हैं उनका परिचय मीडिया के सामने बारी बारी से दे दें। जी बिल्कुल जतिंदर सर, हम पूरी स्टारकास्ट को बुलाएंगे मंच पे, मगर जैसा कि सनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसकी जो मेहनत है, जो प्रतिज्ञा इन्होंने ली है फिल्म बनाने की, जिसको हम देखेंगे 30 अगस्त को, और बहुत ही बेहतरीन जो परिचय है वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारे फिल्म के जो मेन लीड हैं और हीरो हीरोइन हमारे साथ मौजूद हैं, याजुर मारवा। वेलकम टू बॉलीवुड, बिकॉज ये आपकी डेब्यू फिल्म है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसा कि पिक्चर में एक अलग याजुर देखने को मिल रहा है हमें, और उससे पता चलता है कि सनोज जी ने, हमारे जो डायरेक्टर, काफ़ी काम किया आपके लुक पे, कैरेक्टर पे। तो सबसे पहले तो बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बहुत प्रिय मित्र भी हैं आप याजुर। और पहली बात, जब आपको ये फिल्म दी गई थी और एज ए डेब्यू जब आपको पता चला कि द डेयरी ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ आप इस इंडस्ट्री में पहला कदम रख रहे हैं, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड बिकॉज कृष्णा अभिषेक, द वेरी वेल नोन कॉमेडियन फ्रॉम कपिल शर्मा शो, इज़ योर फैमिली, इज़ योर ब्रदर, और वो हमेशा से कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाना जाते हैं। और ऐसे में जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं तो स्ट्रेट अवे वो फिल्म जो मच एंटिसिपेटेड फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके साथ आपने शुरुआत की। तो शेयर अबाउट योर जर्नी, कैरेक्टर एंड दिस स्टेप दैट यू हैव टेकन। Hello everyone, my name is Yajur, जैसे अभिनंदन ने बताया, and hi to you and everyone for the media for coming, and thank you so much Sanoj sir, Wasim sir for considering me for this role. तो जैसे कि आप लोगों ने अभिनंदन ने पूछा कि मेरे को ये फिल्म जब ऑफ़र हुई तो मेरा रिएक्शन क्या था, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं दिल्ली में अपनी स्टडीज़ कर रहा था। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय क्वालिफिकेशन, और अलॉन्ग साइड मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैंने 5 साल थिएटर करा है, श्री राम में, इंदू आर्ट, मंडी थिएटर में, मैंने मंडी हाउस में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स करे हैं। और साथ साथ मैंने अपना डांसिंग भी सीखा, मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा, मैं ब्लैक बेल्ट। तो क्योंकि देयर इज़ नो फिक्स बुक फॉर बिकमिंग एन एक्टर, तो मैंने सब कुछ करा ट्रेनिंग। और देन आई केम टू मुंबई एंड आई गिव ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। सरोज सर मेरे को मिले, और सरोज सर को भी मैंने ऑडिशन दिया था। तो उसके बाद जब मेरे को एक्चुअली, जब मेरी फैमिली में है गोविंदा जी, कृष्णा, अच्छे एक्टर्स, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट मेरा जो जॉनर है वो हमेशा रियलिस्टिक क्यों रहा है, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड विद थिएटर। तो जब मैंने थिएटर किया तो मेरे को काफ़ी, मैंने प्रेमचंद जी के प्लेस करे, बहुत सारे प्लेस करे, तो मेरे को हमेशा से रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ इंक्लिनेशन थी। तो ये फिल्म मेरी डेब्यू फिल्म है, और एज़ पर माई लाइकिंग, तो आई गेस डेफिनेटली आई ऑप्टेड एंड सेड डेफिनेटली आई डू दिस फिल्म।
क्या बात है याजुर, बहुत बेहतरीन जर्नी तुम्हारी रही है और बकायदा ऑडिशन लेके आए हो। सनोज जी के मामले में मान सकता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनको ऑडिशन चाहिए, लुक फिट चाहिए, तो ही आप इस किरदार में आएंगे। मगर क्योंकि ये फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में रही है और ऐसा सब्जेक्ट है, द स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड, दैट नीड्स टू बी सीन। कंट्रोवर्सी की बात की है, ऑफ कोर्स यू नो यू बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें गोविंदा साहब का नाम जुड़ा है, जिसमें कृष्णा अभिषेक का नाम जुड़ा है। तो ऐसे में बिकॉज यू नो यू एंटर द टेंसिल टाउन, बॉलीवुड टाउन, नेपोटिज्म को लेके बातें होती रही हैं, अब आप आए हैं तो आगे भी बातें होंगी। सो याजुर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो लाइक नेपोटिज्म के ऊपर मैं एक चीज़ क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, सर ने ऑडिशन लिया, मैंने अभी पिछले 3 साल से मैं आई एम शूटिंग, ये मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ है, मेरे बहुत सारे गाने रिलीज़ हो चुके हैं और मेरी वेब सीरीज़ भी हो चुकी है। अब मेरी इस साल और 2 फिल्म रिलीज़ हो रही हैं, बड़ी फिल्म्स हैं, और सब में आपको एक आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयर कैरेक्टर इज़ द लीड। सो मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है, बिना ऑडिशन के लिए मेरे को किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे कोई काम नहीं मिला है, मैंने हर जगह ऑडिशन दिया है। और रही बात नेपोटिज्म की, मतलब बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली मैं बचपन से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं शूट्स पे जाता था, मैंने लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिली है। वो होने के बाद भी मैंने सारी ट्रेनिंग इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है उसकी नेसेसिटी क्या है। अगर आपको इंडस्ट्री में एक बार काम मिल भी जाएगा, लेकिन ऑडियंस तो आपको कैमरे में मुझे परफॉर्म करना है। आई डोंट थिंक सो कि वो कृष्णा परफॉर्म करें या गोविंदा जी, मुझे परफॉर्म करना है, तो मुझे उसके लिए ट्रेनिंग करनी थी और मैंने पूरी ट्रेनिंग लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे। तो आई गेस हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और बाकी ठीक है, थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि हाँ आपको नॉलेज रहती है, आपने शूट्स देखे हैं, तो यू आर कनेक्टेड, बस दैट इज़ द बेनिफिट विच आई गेट। एंड आई ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड आई गेस और एवरी फैमिली सपोर्ट्स, मतलब घर फैमिली को कौन नहीं सपोर्ट करेगा। एब्सोल्युटली। बट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, काम मैंने अपने दम पे लिया है, ऑडिशंस दे के लिया है। ये चीज़ की तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है मैंने खुद देखा है इनको ऑडिशन देते हुए। कुछ ऑडिशन तो मैंने याजुर के बनाए हैं। सो ऑफ कोर्स यू नो फैमिली की बात की है, कृष्णा अभिषेक इज योर फैमिली, तो उनके कुछ सुझाव थे यहाँ पे एंट्री करने से पहले? एंट्री करने से पहले हमें ऑब्वियसली गाइड तो किया एज अ बिग ब्रदर, हमेशा गाइड किया कि काफ़ी कि मैं जब दिल्ली रहता था, उसके शोज़ वगैरह होते थे, वो दिल्ली आता था, तो मैं हमेशा स्टारडम देखता था उसका कि ये है, लोग देख रहे हैं, बट वो हमेशा मुझे बोलता था कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। और जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि वो सही बोलता था। तो गाइडेंस हमेशा अच्छी मिली है कि वर्क हार्ड, वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स, ऑन योर सेल्फ, एंड दैट इज़ इट। तो दैट वाज ऑल द गाइडेंस विच आई गॉट। वेरी वेल सेड एंड विश यू ऑल द रियली बेस्ट। और ऐसे में खूबसूरत चेहरे का हम सबको इंतज़ार था। आशीन मेहता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर लुकिंग स्टुपेंडस इन द ट्रेलर ऑफ द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड थैंक यू सो मच। हम सबको आपके ट्रेलर तो खैर अभी हमने देखा नहीं, जो हम 11 अगस्त को देखने वाले हैं, जो चित्रकूट में लॉन्च होगा। टीज़र में आप बहुत बेहतरीन लग रही हैं और गानों में तो माशाल्लाह। आपका क्या रिएक्शन है एंड फर्स्ट रिएक्शन व्हेन जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई थी, ये टॉपिक बताया गया था, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आशिन's माइंड दैट टाइम? हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मेरा नाम अर्शन मेहता है एंड जब मेरे सामने सनोज सर, वसीम जी ये मूवी लेके आए थे, आई फ्रैंकली सेइंग वाज अ बिट नर्वस। आई डिडंट नो कि वेदर आई शुड डू दिस मूवी और नॉट, बट जब मैंने पूरी कहानी सुनी एंड मैं काफ़ी डिटेल में गई, मैंने पढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ऑडियंस, जो दुनिया को पता होनी चाहिए, और एक एक्टर के सामने ऐसी स्टोरी आना इज़ वेरी रेयर। एंड मुझे काफ़ी खुशी हुई एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि सनोज सर और वसीम जी ने मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए चुना। एंड ये जो कैरेक्टर है, जैसे मैंने इसको रियलिटी में ऑन ट्रू बेसिस में उसे दिखाया है मूवी में, आई थिंक वी ऑल वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे सामने ये मूवी आई। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, आना भी और करना भी। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस कैरेक्टर एंड आई कुड गिव 100% जस्टिस टू इट।
सो कुछ ऐसी चीज़ जो शूट के दौरान आपको बहुत मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी, जो सीखने को मिला, इफ़ यू कुड शेयर सम स्नीक पीक्स फ्रॉम द शूटिंग साइट्स. Yes, there was a lot of knowledge on Hindu and other things which I gained throughout the story, and other things like जो actual में लोगों के साथ क्या हो रहा है, मैंने काफ़ी YouTube वीडियोस काफ़ी पढ़ा, एंड आई डेंट नो कि एक्चुअल में रियलिटी में बंगाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर सो कंजर्व्ड इन आवर सिटी ओनली, हमारे मुंबई में, हमारे होम टाउन में. सो नोइंग समथिंग coming from a different state and something like that and portraying in front of the audience for the whole world to see is very rare. तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, जो भी हमारे मूवी में जो भी मैंने दिखाया है, पोर्ट्रे किया है एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को, वो सब मैंने काफ़ी सीखा. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग. और हम जल्दी देखना चाहेंगे इस फिल्म को 30 अगस्त को. और उसके साथ साथ देखिए, सनोज सर की फिल्म हो, वसीम रिजवी जी की फिल्म हो, तो सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं, हर एक किरदार को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि हीरो है, जैसे कि बहुत ज़रूरी होता है हर एक फिल्म में. तो इसी के साथ सनोज सर, मैं चाहूँगा कि जो बाकी के हमारे फिल्म के पिलर्स हैं, जो बाकी की स्टार कास्ट है, कास्ट क्रू है, जो फिल्म को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप प्लीज़ उनको मंच पे बुलाएं. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले मैं इस फिल्म की वन ऑफ मेन के बाद सेकंड लीड जो हमारी एक्ट्रेस हैं अल्फिया शेख, उनको बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब मैं इनको लेके बहुत डाउट करता था, पता नहीं अच्छा काम कर पाए कि नहीं, लेकिन जब लोगों ने इनकी काम की तारीफ़ की तो मुझे भी अच्छा लगा और मेरे को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे बारे में कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं. तो अल्फिया शेख जी हैं. जोरदार तालियां मैं चाहूँगा सभी आर्टिस्ट के लिए दी जाए. और हमारे बीच में गौरी शंकर जी हैं, जो रोहिंग्याओं के सरदार हैं इस फिल्म के, प्लीज़. साथ ही देव फौजदार जी हैं, जिन्होंने भी एक एज ए हीरो इस फिल्म में समझ ली, एक बहुत ही मतलब ये बंगाल को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. देव फौजदार जी, क्या बात है, जोरदार तालियां मैं चाहूँगा सभी के जो हमारे. और हमारे बीच में दीपक कंबोज जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी, रोहिंग्या सरदार नंबर 2. आइए. गुरु जी मेरे रामेन चक्रवर्ती जी, श्री दीपक सूठा जी, जो उन्होंने इस फिल्म में एक राष्ट्रवादी नेता का किरदार अदा किया है, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें. और ये फिल्म है ऐसी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें जर्नलिस्ट की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता है, बगैर जर्नलिस्ट की फिल्म ही नहीं पूरी हो सकती है. तो जर्नलिस्ट का किरदार निभाने वाले आशीष राजपूत जी, वो भी मंच पर आ जाएं. ये हमारी कोर टीम है, जिन्होंने दिन रात हमारे लिए मेहनत की है और इस फिल्म को एक मिशन समझकर काम किया है इन्होंने, न कि फिल्म. अभिनंदन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे सब में से? सर, इतने दिग्गज कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं और इतने सारे एक्टर्स हैं, सवाल तो हम श्योर बहुत सारे होंगे जी, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा वसीम रिजवी जी, आप इससे पहले हमारे मीडिया कुछ सवाल करें, आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट दिस फिल्म दैट्स रिलीजिंग ऑन 30th अगस्त. अभी आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था शाहजहां शेख का, सब ने देखा और कई दिन आपकी मीडिया पर वो हावी रहा. हमारी फिल्म में शाहजहां शेख जैसा ही एक कैरेक्टर है. हम लोगों ने जब सनोज जी रिसर्च करके आए थे तो उसमें शाहजहां शेख का किरदार भी हम पर वाज़ेह हो चुका था, हम समझ चुके थे. तो उस फिल्म की भूमिका जो निभाई है वो हमारे दीपक कंबोज जी ने निभाई है एज अ क्या बात है, शाहजहां शेख. मतलब शाहजहां शेख उसमें नाम नहीं है, महमूद साहब इनका नाम है, लेकिन ये एक एमपी का किरदार उसमें इन्हीं ने निभाया है. मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता था क्योंकि ये मीडिया में बहुत दिन उछलता रहा शाहजहां शेख का किरदार, तो जब तक आप लोगों ने उनको पकड़वा नहीं दिया तब तक आप लोग चलाते ही रहे. बहुत खूब सर. और जैसा कि सर ने कहा है कि मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज हमारा एक स्तंभ है. तो इसी के साथ मीडिया से हमारे जो सवाल जवाब हैं वो चलेंगे. सो इफ एनी क्वेश्चंस वी आर ओपन टू Q&A. जी बिल्कुल. ये माइक जी. हेलो रिजवी साहब, मेरा सवाल आपसे है.
इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर जब फिल्में बनती है जी विल गेट टेबल एंड माइक, नो वरी। तब तक हम सवाल एक बार शुरू करते हैं कि बहुत हिट हो जाए तो कहीं ना कहीं एक डर लगा होता है कि जो समाज में कहीं दंगे ना फैल जाए, कोई इसका गलत इम्पैक्ट ना हो, मैसेज भी ठीक से जाए और जो मोटिव है, जो इंटेंशन है वो भी पूरा हो। इस बात की आपने कितना ध्यान रखा है? देखिए, हमारी फिल्म आने से पहले ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं होते हों। दंगे फसाद तो जब कट्टरता या किसी तरह का कोई क्लैश होगा तो दंगे फसाद होते हैं, लेकिन हमने फिल्म में बैलेंस रखा है। फिल्म में हमने असलियत भी दिखाई है और कम्युनिटी को बैलेंस भी रखा है, लेकिन बोल्डली दिखाना। देखिए, ये फिल्म नेशनल इश्यूज़ हैं, हमारी भारत की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए इस तरह से बनाई गई है कि हम अपने इश्यूज़ को देखिए। ये भी ज़रूरी है कि ऐसे इश्यूज़ जहां पर बहुत कुछ हो रहा और पब्लिक के सामने नहीं आ रहा, बहुत ज़रूरी है। और फिल्मी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी बात ईज़िली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको पहुंचाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह का कोई फसाद ना हो, किसी तरह के कोई दंगे ना हो, या किसी रिलीजन को हिट ना करता हो, उनकी धार्मिक आस्थाओं को हिट ना करता हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने किया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम गजवाए हिंद पर पर्दा डाल देंगे, अगर ये कहा जाए कि हम जिहाद के ऊपर पर्दा डाल देंगे, ये कहा जाए कि हम इस्लामिक कट्टरता के ऊपर पर्दा डाल देंगे, तो हम समझते हैं कि इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, इसको एक्सपोज करना चाहिए ताकि लोग बातों को समझें। और जो इस तरह की नफरत फैलाने की गतिविधियां भी इस देश में चलती हैं, वो भी इस बात को समझें कि वो एक्सपोज हो रही हैं, वो भी समझें, ताकि वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को उनकी जब एक्सपोज होगा तो उनमें कमज़ोरी पैदा होगी, और जब कमज़ोरी पैदा होगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा और ये सारी चीज़ें हमारे देश से ख़त्म हो जाएं। जाति धर्म की जो भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए। देश में सब एक साथ और सुकून के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फैलती हुई नफ़रतों को एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है, आपका एक अपना नज़रिया है। आपको कभी ये डर नहीं सताता कि मैं इतने लोगों के विरोध जाता हूँ, शायद ये फिल्म रिलीज़ के बाद किसी एक तबके की भावनाओं को आहत भी पहुँचे, किसी तरह के फतवे भी निकले, उस चीज़ के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने जो चीज़ भी देश के हित में अपनी बात को उठाया है, तो कट्टरपंथी जो हमारी बातों से हमसे नाराज़ होते हैं, तो उन्हीं ने मेरे सर काटने के फतवे पहले से दे चुके हैं। ये कहाँ तक जायज़ है कि अगर आदमी अपनी बात रखे तो उसका सर काटने का फतवा दे दिया जाए। 5 करोड़ रुपए तक का इनाम मेरे सर के ऊपर रखा गया है, मेरी ज़बान काटने पर इनाम रखा गया है। ये सारे इनामात मेडल की तरह से हम पर पहले ही चिपकाए जा चुके हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने सच बोलने की कोशिश की। उन नफ़रतों की वो नफ़रतें जो इस देश को कहीं ना कहीं नुकसान, आम मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। होता ये है कि करता एक है, कहा सब जाता है। तो जो कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना, ये हमारे देश के मुसलमानों के हित में भी है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसी विदेशी ताकतें, ऐसी विदेशी मानसिकताएं जो हमारे देश के अंदर सरकारी सपोर्ट से, या हम यूं मान लें कि वेस्ट बंगाल में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है टीएमसी की, उसके सपोर्ट से अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है, तो हमारे देश के लिए खतरा है और देश के साथ साथ में भाईचारे के लिए खतरा है। तो इस चीज़ को
अगर इसके लिए हमको और भी कोई खमियाजा भुगतना पड़े, मेरी जान भी चली जाए, तो मैं इस संघर्ष में, मेरा संघर्ष जारी है, मैं उससे पीछे नहीं हटता। सर, पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी पिक्चर बनाई, और ये एक रियली आई ओपनिंग है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि आपको इस जब भी मूवी आपने कहा था कि आप रुक गए थे थोड़े दिन वहाँ पर, पूरा हर चीज़ का आपने मुआवजा किया जी। और कहीं तो ऐसा होगा कि वहीं पर वहाँ पर भी आपको डर भी लगा रहेगा जब रजिस्ट्रेशन करते हो, तो लोगों को पता चलता है ना आप किस मकसद से उसको जी कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ था कि आप बता सकते ऐसे अनुभव के बारे में जो आपने जैसे कहा, तो चूँकि मैं जब स्टडी के लिए जैसे गया हूँ तो मैं अपनी तैयारी के साथ जाता था, आम पब्लिक में घुल मिल गया, छोटे से होटल में रह गया, छोटे से होटल में खाना खाया, इधर उधर घूमने टहले, लोगों से बातचीत किया। वो चूँकि अकेला रहता था इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित कर लेता था। असल चैलेंज मेरे लिए तब हुआ जब मैं शूटिंग करने के लिए पूरी यूनिट लेकर बंगाल पहुंचा। वो ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि वेस्ट बंगाल पहले से ही FIR दर्ज कर चुके थे हम लोगों के ऊपर, और फिल्म बगैर बंगाल के पूरी नहीं हो सकती थी। उस फिल्म को उस हालात में पूरी करना जहां पर आपकी 100% आबादी बांग्लादेशी लोगों से भरी हुई हो, वहां पर शूटिंग करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये इस पर बड़ी अच्छी फिल्म बन सकती है, सस्पेंस थ्रिलर, कि किस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर और कैसे कैसे हमारे कलाकारों ने डेयरिंग के साथ जो हम प्लानिंग करते थे रात में होटल में, उसके बाद अगले दिन उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। कुछ लोग बीच बीच में गड़बड़ भी करते थे, तो वो सब चीज़ें भी संभालना बड़ा एक चैलेंजिंग था। और जहाँ तक रही डर की बात, तो आप सोचिए सुंदरबन जैसी जगह जहाँ पर हमारे पास बहुत कम संसाधन थे, लोग थे ज़्यादा, 6 दिन 8 दिन का शूट करना, पता नहीं किसको टाइगर कब उठा ले जाए, सांप किसको काट ले, कौन सा इंसिडेंट हो जाए वहाँ पे किसी के साथ, क्योंकि वो जानवरों से भरा हुआ जंगल है पूरा, और इंसान नाम की चीज़ वहाँ पर आपको सैकड़ों किलोमीटर तक नहीं मिलेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क था, और हम सब लोगों ने उसको मिलकर पूरा किया। जैसे हमारे एक्टर्स लोगों ने हमको एक्टरों ने सारे ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वैनिटी वैन भी तो 1-1.5 किलोमीटर दूर रहती थी, तो कपड़े चेंज करने जाना, फ्रेश होने जाना, बहुत सारी मानवीय जो चीज़ें होती हैं, इंसानी चीज़ों के लिए भी हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते थे। और उस बीच ये डर बना रहता था कहीं राज न खुल जाए तो हम लोग यहीं से ही निपट जाएं। और जिस वक्त मैं यूनिट लेकर निकला था तो मुझे ये ऐसा लगा था कि मैं बहुत गलत करने जा रहा हूँ, अपने साथ साथ में करीब 70-80 लोगों की और जान जोखिम में डाल रहा हूँ। लेकिन सब लोगों के इरादे बहुत नेक थे और चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। धीरे धीरे करके हम लोगों ने फिल्म को पूरा किया, टास्क को पूरा किया। थैंक यू। क्या बात है सर। और ऐसे माइक रखा है हमारा। भाई एक और सिपाही वहाँ पर सवाल है क्या